आज हम कक्षा 10 का रसायन विज्ञान भाग 3 देखेंगे। इसके पहले आपको भाग 2 में आपको बताया गया था कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और उसके बाद से रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और उसमें से एक आपको योगात्मक अभिक्रिया के बारे में आपको बताया गया था। अब उसी में से दूसरा जो होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो चलिए इसके हम डिफिनीशन जानते हैं कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो इसका होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को क्या करते हैं, हटा देते हैं और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है कि यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ ऐसे धातुएं जो होते हैं उच्च क्रियाशील से निम्न क्रियाशील के क्रम में रखे गए हैं। तो उसमें जैसे आपका लिथियम सोडियम, ठीक है ना, लिथियम आता है, आपका सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम आता है, जिंक आता है, ठीक है, पोटेशियम आता है, आयरन आता है, निकिल आता है, लेड आता है, कॉपर आता है, सिल्वर आता है। ये कुछ ऐसे धातुएं हैं, ठीक है, जिनको क्या किया गया है, उच्च अभिक्रियाशीलता से निम्न अभिक्रियाशीलता के क्रम में रखा गया है। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं जो होती हैं उन्हीं के क्रम के अनुसार से यह क्या करते हैं, जो अधिक क्रियाशील वाले जो तत्व होंगे और कम क्रियाशील वाले जो तत्व होंगे, तो अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे और उसके जगह पर वह स्वयं क्या करते हैं, आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, यहाँ दिया गया है जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जिंक और कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, ये आपका एक यौगिक है और इस यौगिक में कॉपर जो होता है और ये जो जिंक है, तो जिंक की जो क्रियाशीलता होता है कॉपर से अधिक होता है। इसलिए यहाँ पे जो जिंक है कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर के जगह पर जिंक आ जाएगा। तो यहाँ से जिंक सल्फेट बन जाएगा और यहाँ से कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसके अधिक क्रियाशीलता तत्व जो होता है, कम क्रियाशीलता तत्व जो होते हैं जो यौगिक में उपस्थित होते हैं उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं और उसके जगह पर स्वयं वो आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पहला एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया। तो यहाँ पे जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक का हम टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर सल्फेट जो होता है गहरा नीला विलयन होता है, उसको क्या करता है, रंगहीन कर देता है, ठीक है ना। और जिंक के सतह पर लाल भूरे रंग का परत बैठ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलता है जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है। ये जो आपका अभिक्रिया है इसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट है। तो इसमें भी आप देखेंगे जो कॉपर की क्रियाशीलता होता है सिल्वर की क्रियाशीलता से अधिक होता है। तो इसलिए जो कॉपर है सिल्वर को विस्थापित कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बना लेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यह आपका ये भी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। इसके बाद से जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और उसके जगह पर जिंक आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा और यहाँ से जिंक सल्फेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको कॉपर सल्फेट है, आयरन है। तो यहाँ भी जो आयरन की क्रियाशीलता होता है कॉपर से अधिक होता है
तो इसीलिए जो आयरन है कॉपर को विस्थापित कर देगा और फेरस सल्फेट बना लेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये भी आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ठीक है। अब प्रतिस्थापन जो अपक्रिया होता है कार्बनिक यौगिकों में होता है। कार्बनिक यौगिकों में जैसे कार्बन से जो भी जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन से ये जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका है, ठीक है, और हाइड्रोजन अथवा किसी मूलक आदि का किसी अन्य तत्व या मूलक से क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के हमने एक लिया, हाइड्रोजन में जैसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। तो यहाँ से हमने क्लोरीन लिया है, मीथेन के साथ अब क्रिया कराएगा प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर निकलेगा तो HCl हो जाएगा और यहाँ से क्लोरोमीथेन बन। तो इस तरीके से आप कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप दिखा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप चाहें तो CH4 Br2 गिब्स प्रकाश है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा क्या, CH3 Br प्लस HBr। इसी प्रकार आयोडीन के साथ भी आप क्रिया करा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद से आपका आता है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या होता है? वियोजन अपक्रिया में दो प्रकार का होता है, ऊष्मीय वियोजन होता है और विद्युत अपघटनीय वियोजन होता है। ये दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है। वियोजन अपक्रिया पहले आप समझ लीजिए। जैसे कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणु किसी विशेष दशा में दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और जिस परिस्थिति में वह अपक्रिया करा के दो या दो से अधिक अणुओं में तोड़ा जाता है, उस परिस्थिति को अगर हटा देते हैं तो पुनः वो अपने मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। तो इस अपक्रिया को बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। जो वियोजन जो अपक्रिया जो होता है एक उत्क्रमणीय अपक्रिया होता है। उत्क्रमणीय अपक्रिया मतलब ये दोनों दिशाओं में संपन्न होता है, यानी जिस परिस्थिति में हम अपक्रिया कराते हैं उस परिस्थिति को अगर हटा देते हैं तो पुनः अपने मूल अवस्था में वापस आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वियोजन जो अपक्रिया है ये दो तरह का होता है, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत अपघटनीय वियोजन होता है। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऊष्मीय वियोजन लिखा गया है। ऊष्मीय वियोजन होता है कि जब यौगिक को गर्म, ऊष्मीय का मतलब होता है कि गर्म करना, तो जब यौगिकों को जब गर्म करने पर दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाता है तथा ठंडा करने पर पुनः वो आपस में संयोग करके एक यौगिक पुनः बना लेते हैं, पुनः मूल अपनी अवस्था में वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसी जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय जो वियोजन होता है उच्च ताप के द्वारा कराया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम गर्म करेंगे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा और क्लोरीन बनेगा। पुनः जब इसको ठंडा करेंगे तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, जब इसको गर्म करेंगे तो अमोनिया और HCl, पुनः ठंडा करेंगे तो अपने मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। तो ये जो भी अपक्रिया है ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया है। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया का मतलब ऊष्मा के द्वारा अपक्रिया कराना। ठीक है। इसके बाद से हम पढ़ते हैं विद्युत अपघटनीय वियोजन क्या होता है। विद्युत अपघटनीय वियोजन के बारे में आपको बताते हैं
कि जब विद्युत संयोजक यौगिक, इसमें हम किस प्रकार के यौगिक लेते हैं, विद्युत संयोजक यौगिक को जब जल में अगर घोला जाता है तब वह धनायन और ऋणायन में वियोजित हो जाता है। तो ये जो अपक्रिया होता है विद्युत अपघटनी वियोजन अपक्रिया होता है, या इसको हम आयनिक क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, जब इसको जल में घोलेंगे यानी इसका एक जलीय विलयन तैयार करेंगे तो वह 2 आयनों में विभाजित हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन में विभाजित हो जाता है। ठीक है ना। जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो वह सोडियम और क्लोरीन आयनों में वियोजित हो जाता है। ठीक है। तो ये जो अपक्रिया होता है वह विद्युत अपघटनी वियोजन अपक्रिया होता है। ठीक है। इसके बाद से आपका आता है अपघटन अपक्रिया। अपघटन जो अपक्रिया होता है यह इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बोला जाता है। ठीक है ना। यानी वे रासायनिक अपक्रिया है जिनमें कोई यौगिक, ठीक है, को अगर हम अपक्रिया कराते हैं, ठीक है ना, और जिस भी परिस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो यह 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। और जिस परिस्थिति में यह अपक्रिया कराया जाता है उस परिस्थिति को अगर हटा दिया जाता है तो पुनः अपने मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाता है। ऐसे अपक्रिया को बोलते हैं अपघटन अपक्रिया, या इसको बोलेंगे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बोलते हैं। ये भी आपका 2 प्रकार का होता है, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। पहले हम ऊष्मीय अपघटन के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मीय अपघटन आपका क्या होता है। ऊष्मीय अपघटन का मतलब यही होता है कि ऊष्मा के द्वारा इसको अपक्रिया कराना, यानी ताप के द्वारा, यानी ताप बढ़ाने से किसी पदार्थ के अणुओं के 2 या 2 से अधिक अणु या परमाणु में विघटित होने की जो अपक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट का अपघटन कराया गया है, तो फेरस सल्फेट जो है फेरस सल्फेट को जब अधिक गर्म करते हैं तो वह फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। यह 3 यौगिकों में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। अब पुनः उस परिस्थिति को अगर हटाते हैं तो अपने मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार ये कौन सी अपक्रिया हो गया, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया, और या तो इसको अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के अंतर्गत भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद से दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी ये 2 यौगिकों में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है। तीसरा एक एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। जब पोटेशियम क्लोरेट को जब हम अपघटन करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ये 2 चीज़ों में 2 एक यौगिक और तत्वों में क्या होते हैं, परमाणुओं में अपघटित हो जाते हैं। यह यौगिक परमाणुओं में क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। ठीक है ना। हम जो भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना अनिवार्य होता है, इसलिए सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करिए। ये जो रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया है ये संतुलित नहीं है, इसलिए इसको आप संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका अपक्रिया संतुलित हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद से आपका आता है विद्युत अपघटन अपक्रिया क्या होता है। और विद्युत अपघटन अपक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विद्युत अपघटन जो अपक्रिया जो होता है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ, कोई भी लेंगे विद्युत अपघट्य पदार्थ ही होगा, जैसे अम्ल क्षार या लवण की गलित अवस्था हो या उसका जलीय विलयन हो, जब उसमें हम विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होता है, जो पदार्थ का अपघटन हो जाता है। ठीक है ना। और वो पदार्थ का अपघटन किस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड का हमने एक जलीय विलयन लिया
जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया तो सोडियम और क्लोरीन ये दो भाग में क्लोरीन गैस के रूप में निकलता है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया तो कैल्शियम और क्लोरीन ये आपका हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे यह गैस के रूप में निकलते हैं, ठीक है ना। तो यह विद्युत अपघटन अपक्रिया होता है। तो विद्युत अपघटन अपक्रिया क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे अम्ल, क्षार या लवण की गलित अवस्था में अथवा उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने से पदार्थ का अपघटन हो जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं विद्युत अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। तो वियोजन अपक्रिया में भी आपका दो प्रकार का बताया गया, उसमें वियोजन और विद्युत वियोजन के बारे में आपको बताया गया, ठीक है ना। उसके बाद से आपका विद्युत अपघटनी वियोजन के बारे में बताया गया। उसी तरह अपघटन अपक्रिया जो होता है इसमें भी दो प्रकार का होता है, उसमें अपघटन और विद्युत अपघटन। इसके नाम से भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ऊष्मीय अपघटन मतलब ऊष्मा के द्वारा अपक्रिया कराना, विद्युत अपघटन मतलब विद्युत धारा के द्वारा उसका अपक्रिया कराना। तो जो भी रासायनिक जो अपक्रिया आपको ये बताया गया, ये सभी रासायनिक अपक्रिया को जब हम बार बार कॉपी पर लिखेंगे तब जाके ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये सभी रासायनिक अपक्रिया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।